पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। गुर्जर साहब, आज केंद्र सरकार का अगर देखा जाए मोदी सरकार का 10वां बजट और इस पारी में 5वां बजट, क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं, कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को आप? नहीं, देखिए, मैंने अभी बजट के बारे में तो मुझे कुछ मैंने देखा नहीं अभी तक क्या है, और उसके बारे में कोई मैं टिप्पणी करूँ तो वो नहीं। लेकिन जैसा मैंने पूर्वानुमान पढ़ा तो उसमें ये था कि भाई जो शिक्षा के लिए है वो बजट में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, और अब आपने देखा होगा शायद वो ही होगी। तो मैं तो बजट का स्वागत करता हूँ। मंत्री जी, क्योंकि शिक्षा विभाग आपके पास है, तो शिक्षा के दृष्टिगत आगे हरियाणा का भी बजट आने वाला है। आपका फोकस किन चीज़ों पर रहने वाला है? देखिए, हमारा फोकस मुख्य रूप से, वैसे तो हमने काफ़ी काम शुरू कर रखा। हमने 7 चीज़ें ऐसी रखी जो स्कूल में ज़रूरी हैं, और उसके लिए हमने मतलब 1 से लेके 25 लाख रुपए तक की निश्चित की राशि, कि जितनी की भी ज़रूरत है। जैसे ड्यूल डेस्क की ज़रूरत है तो ड्यूल डेस्क के लिए, या स्कूल का रास्ता है उसके लिए, स्कूल की चारदीवारी है उसके लिए, पीने का पानी की व्यवस्था है उसके लिए, शौचालय है उसके लिए। तो इस प्रकार के 7 पॉइंट हमने निश्चित किए, और उसके लिए हम सीधी सीधी राशि दे रहे हैं। और वो राशि भी हम एसएमसी को ही दे रहे हैं। एसएमसी और हमारा जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है उसके माध्यम से वो खर्च की जा रही है। अभी तक सैंपल टेस्ट जो हमारा था पहले, वो कुछ स्कूलों का था। अभी हमने ब्लॉक निश्चित किए, उसमें 26 ब्लॉक हमने ड्यूल टैक्स के लिए किए और 22 हमने सिविल वर्क के लिए किए। और जिस प्रकार का की बात हुई कि 15 फरवरी तक हम ये ड्यूल टैक्स वाला पूरा कर लेंगे, और 30 तक हम इसका जो सिविल वर्क है उसको पूरा कर लेंगे। तो प्रयासरत हैं, इसको हम पूरा कर लेंगे। इसमें सैंपल टेस्ट इसलिए भी है कि मान लीजिए कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो आने वाले टाइम में वो उनको हम सुधार कर लें। और इसके बाद जो है हमारा वो हरियाणा के सारे स्कूलों में है, तो ये हम करने जा रहे हैं। दूसरा, कल हमने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसमें हमने एक निश्चित किया कि जितने भी स्कूल हैं और जिनकी बिल्डिंग ठीक नहीं है, मतलब पुरानी है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो तोड़ने की स्थिति में है, तो उसको तोड़ के नई बिल्डिंग बने, उसके लिए अभी से हम पूरी तैयारी करके हम बजट में उसकी डिमांड करेंगे। और हमारा टारगेट है कि आने वाले साल में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसकी बिल्डिंग खराब हो। गुजर साहब, अगर चर्चा की जाए, पिछले वर्ष आपने कोरोना के बाद टैब देने का भी एक प्रचलन शुरू किया था हरियाणा में। वो मिशन कितना सक्सेसफुल रहा? देखिए, पूरी तरीके से सफल रहा हमारा। और 5 लाख की बात हमने कही थी, 5 लाख से भी ज़्यादा टैब हमने बच्चों को वितरित किए और सभी सुविधाओं से लेस की हमने। तो वो अच्छे से हमारा है क्या, और अभी उसका इस्तेमाल और बढ़े। जो हमारी अधिकारी हैं अमृता सिंह जी, उनको हमने उसको काम सौंप रखा है और वो उसको देख रही है, और काफ़ी अच्छे परिणाम हैं उनके। पिछली बार की बजाय अब की बार काफ़ी अच्छे हैं, आने वाले टाइम में और अच्छे होंगे। और हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो टीचर हैं उनको भी हम सम्मानित करने का, कि जो जो अच्छा काम उसमें कर रहे हैं, ताकि एक उत्साह बढ़े हर जिले में। हम चाहते हैं कि अभी फाइनल तो नहीं किया, लेकिन कम से कम 20 टीचर ऐसे जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित करने के लिए उसमें राशि भी कुछ निश्चित कर सकते हैं आने वाले टाइम में, कि क्या राशि दी जाए, प्रशस्ति पत्र भी उनको दिया जाए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि उत्साह के साथ सारे लगें। और ये एक नई चीज़ है तो वो पूरी तरीके से हो। और हम इसको केवल ये एक बार के लिए नहीं, हम इसको चलाना चाहते हैं परमानेंट। तो जब भी बच्चा 10वीं में आएगा हम उसको टैब देंगे, 12वीं तक उसके पास टैब रहेगा, तो उसका इस्तेमाल पूरा पूरा हो, हमारा प्रयास है। अभी अभी क्योंकि शुरू किया तो अभी हमें काफ़ी इस पर वो करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में तो सारा कुछ अपने आप ही ठीक ठीक होता चला जाएगा, अभी क्योंकि नया है तो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें आगे। गुजर साहब, क्योंकि हाईटेक जमाना है और इसके लिए जो गुरुजन है या टीचर जिनको कहा जाता है, क्या उनको भी हाईटेक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं? हाँ, नहीं, प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं और प्रशिक्षित हैं भी, ऐसी भी कोई खास बात नहीं। तो प्रशिक्षित भी हैं और हमारा पूरा पूरा प्रयास है। पायल में कुछ अभी हमारे पास पूरे सब्जेक्ट नहीं है, तो आप अभी जब भी अगली मीटिंग होगी हाई पावर परचेज कमेटी की, तो हमने उसके लिए लिख के भेज दिया। तो वो जो और सब्जेक्टों का है वो भी निश्चित तौर से हम ले लेंगे, और उसमें वो सब बच्चों को हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम टाइप का पूरा पूरा इस्तेमाल करें उसमें। वन व पर्यटन, दो विभाग आपके पास और महत्वपूर्ण है। उनमें अगर चर्चा की जाए तो बजट के लिए आप किस प्रकार से सरकार से क्या डिमांड करेंगे?
देखिए फॉरेस्ट में हमारे पास कैंपा का भी काफ़ी बजट होता है, उसको भी हम खर्च कर लेते हैं और सरकार की तरफ से भी कुछ मिलता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। हमारे पास 3.6% ज़मीन है हरियाणा में सिर्फ, और जो हमारा वनों से ढका एरिया है वो 7% है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 10% का टारगेट दिया। अब उसमें हमने पिछली बार शुरू किया था कि हम जो पंचायत की ज़मीन है, अगर पंचायत हमें देगी तो हम उसमें बाग लगा के देंगे। उसमें सारा खर्चा हम ही कर रहे हैं और बाग लगा के दे रहे हैं। अब कुछ सफलता, निश्चित तौर से सफलता मिली है उसमें। और ये चीज़ें हैं, देखा देखी चलती हैं। फिर जैसे जैसे एक पंचायत की आमदन बढ़ेगी, अब जैसे मेरे यहाँ सजादवाड़ा में लगा, मेरे गांव में लगा बाग, उसके बाद काफ़ी गांव ऐसे हैं जिन्होंने बाग लगवा लिए और काफ़ी अच्छे परिणाम है मेरे इलाके में उसके। आने वाले टाइम में और ज़्यादा संख्या में लोग बढ़ेंगे और उससे फ़ायदा ये है कि जो हम पहले पेड़ लगाते थे वो 4-5 साल बाद कट जाते थे। अब बाग लगने के बाद वो लगभग लगभग 60 साल तक तो उसी प्रकार से ग्रीनरी बनी रहेगी और पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। तो हमारा प्रयास है। अब की बार हमने एक और टारगेट रखा, मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि जो शमशान घाट है, जितने भी शमशान भूमि है, अब कहीं कहीं वो 2-3 एकड़ भी है, कहीं 1 एकड़ है, कहीं आधा एकड़ है, तो मैंने कहा कि पंचायत के साथ बातचीत करके उसके चारों तरफ हम पेड़ लगा देंगे, छायादार पेड़ लगा देंगे। तो लोगों को भी सलाह होगा। कई बार जब संस्कार के लिए लोग जाते हैं तो उनके पास भी बैठने के लिए कोई जगह तो होती नहीं है, वो धूप में ही खड़े रहते हैं और बड़ी समस्या उस टाइम होती है। अब वहाँ कोई रोज आना जाना तो है नहीं। अब जिस दिन जाते हैं उस दिन तो सबको लगता है यार पेड़ लगाने चाहिए, और जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा उनको फिर वो याद रहती नहीं बात। तो मैंने कहा कि हम चारों तरफ उसके पेड़ लगा देंगे। हालांकि पंचायतों की डिमांड ये भी है कि यहाँ पे एक कमरा बनना चाहिए, पर कमरा में इतने लोग तो नहीं, या कोई लेंटर डाल दे इतने तो लोग, अब उसमें तो 50 लोग बैठ जाएंगे, 60 बैठ जाएंगे, 100 बैठ जाएंगे। लेकिन संख्या तो कई बार तो 200, 400, 500 तक की भी संख्या होती है। अगर छायादार पेड़ लग जाएंगे तो उससे लोगों को भी सुविधा होगी और जो ग्रीनरी है वो बढ़ेगी। तो हम एक एक जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमें मिल सकता है, कौन सी जमीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कैसे कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो 3.5 की हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रयास रखते हैं और किसानों के लिए भी हमारा पूरा है। जैसे अब की बार भी हमने पॉपुलर के पेड़ दिए या दूसरे और पेड़ दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारा प्रयास है। हमने विभाग को ये भी कहा कि जो 50% हम किसान के साथ लगती ज़मीन में जो पेड़ है वो देते हैं 50%, तो मैंने कहा कि उसमें किसान की छूट करो। अगर वो 51% या 52% जाता है तो क्या दिक्कत है, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने किसान के साथ दोस्ती करनी है और उसकी मर्जी से हम पेड़ भी लगाएंगे, हम उसका सहयोग लेंगे पूरा। मतलब अलग अलग नहीं, मतलब विभाग अलग और किसान अलग, ऐसा नहीं। किसान और विभाग दोनों मिलके काम करें। जब तक मैं समझता हूँ ये फॉरेस्ट वाला एक विषय ऐसा है, इसको हम तभी इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है जब आम आदमी को ये महसूस हो कि पेड़ उसके लिए कितना जरूरी है, ताकि वो भी चिंता करें। इसके लिए हमने अब की बार और भी एक शुरू किया कि जो बच्चे हमारे 9th क्लास में आएंगे तो हम उसको एक पेड़ देंगे, और जब वो 12वीं पास करके जाएगा तो हम उसके पेड़ को देखेंगे और उसके नंबर देंगे उसको। वो 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक हम उसको देंगे, 0 से लेके 5 तक देंगे। अगर उसका पेड़ अच्छा होगा तो हम 5 भी दे सकते हैं, अगर नहीं अच्छा है तो कम भी दे सकते हैं। तो ताकि बच्चों में उसके प्रति जागरूकता बढ़े और ज़्यादा पेड़ लगे। पर्यटन विभाग घाटे का सौदा बना हुआ है, उसको उभारने के लिए कोई स्कीम? देखिए मैं समझता हूँ आज के दौर में ना जी, जो जिस तरीके से है पर्यटन, इस प्रकार से मुझे मुश्किल लग रहा काम काफ़ी इसको। हालांकि हम प्रयास तो कर रहे हैं, हमने कई नई चीज़ें जोड़ी भी हैं। कारण क्या है कि जब शुरू किया गया था, जब भी चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में शुरू हुआ, तो उस टाइम होटल इतना नहीं था, हम ही थे फील्ड में, हम थे, तो कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब कंपटीशन बहुत है गया। अब मेरे उसके साथ ही एक होटल भी है। अब होटल का मालिक तो वही है ना जी। अगर उसके पास पर्यटक ज़्यादा हैं तो वो रेट दुगना तिगुना कर देगा, और अगर उसके पास पर्यटक कम है तो वो उसको एकदम घटा देगा। वो जो उसका 2,000 का कमरा है वो उसको 1,000 में भी दे देगा, और 2,000 के कमरे को वो 3,000 में भी दे देगा। लेकिन मैं तो नहीं ऐसा कर सकता, अब मैंने तो जो निश्चित कर दिया, रेट कर दिया। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ सरकार के लिए करनी मुश्किल है उसमें। तो ऐसे कंपटीशन में थोड़ा हम फंसे हैं। तो मैं सच चाहता हूँ कि हम पर्यटन के लिए ऐसा माहौल पैदा करें कि लोग आए। क्या कहाँ, पीपीपी मोड पर जा सकते हैं? देखिए मेरा प्रयास तो यही है कि हम पीपी मोड पे ही जाएं और उसी प्रकार से काम करें, ताकि
इसमें और बढ़ावा मिले। लेकिन अभी तक हम उसमें सफल नहीं है, लेकिन प्रयासरत हैं हम। कुछ जो हमारे होटल हैं उनको पीपी मोड पे देख के देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, तो उसके बाद अगर वो रिजल्ट अच्छे हैं तो ऐसे फिर कौन कौन से होटल्स हैं इस वक्त सरकारी जिनका पहले अभी हमने राई के बारे में एक फाइल हमारी चला रखी है हमने। अगर राई का हमारा होता है तो फिर उसके बाद अगलों के बारे में विचार करेंगे। पहले हम देखना चाहते हैं कि उसके परिणाम क्या है। बजट सेशन हरियाणा का भी आने वाला है, कांग्रेस कह रही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार घेरेंगे सरकार को। नहीं, देखिए विपक्ष तो हर बार ऐसा ही कहता है, और उसकी जिम्मेदारी भी है ये कि वो अगर कोई सरकार की कहीं खामी है तो उसको उजागर करना, उसको उठाना, जोरदार तरीके से उठाना, उसकी जिम्मेदारी है ये। और सरकार की जिम्मेदारी है उसका जवाब देना। सरकार उसको स्पष्ट करे। कई बार क्या होता है ना, कई बार गलतफहमी होती है। एक काम किया वो है तो अच्छा, लेकिन मान लीजिए मेरे दिमाग में बैठ गया नहीं है, तो मैं अपने नजरिए से ही उसको बात कहूँगा। तो ऐसी स्थिति में फिर मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे कि नहीं, इस दृष्टि से देखो। तो अच्छा है, अच्छा प्रयास है विपक्ष का, तैयारी करके आना चाहिए खूब जो। राहुल गांधी जी ने लाल चौक श्रीनगर में झंडा फहरा दिया। अपने टाइम में तो कभी गए नहीं। ये तो मोदी जी की करामात है। जहाँ मर्जी झंडा लहराओ, सारे कश्मीर में कहीं भी लहराओ, वहाँ लहराने की जरूरत नहीं। तो कश्मीर में जगह जगह झंडी लहरा रहे, तिरंगे झंडी लहरा रहे। वो तो एक टाइम था जब इनका राज था कि कश्मीर में झंडा कम दिखता था और लाल चौक पे हिम्मत नहीं थी। तब भी नरेंद्र मोदी जी लहरा के आए थे, तब मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी गए थे, उन्होंने झंडा लहराया था। अब तो सबको पता था कि लोगों ने वहाँ कुछ लोगों ने भी कह दिया था कि आ जाओ कोई लहरा कर दिखाओ, और तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोई रोक के भी दिखाओ, अपनी बंदूकें ताड़ लो, जो तुम कर सकते करो, हम झंडा लहरा कहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में वहाँ झंडा लहरा के आए थे। अब तो लहरा ही रहा, अब तो घाटी में जगह जगह झंडी लहरा रहे हैं, अब वो भी लहराए, अच्छी बात है। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार में। कई राजनीतिक मुद्दों पर जहां इनसे चर्चा हुई, वहीं इन्होंने बजट का स्वागत भी किया है जो बजट केंद्र की तरफ से आया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।